वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम फिर वही चैप्टर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सब के बारे में देखा था। उसमें हमने बैटरी सेल को समझा था, बल्ब के बारे में समझा था, सिंबल्स देखे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने इम्पॉर्टेंट उसमें समझ ली थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो आप बाद में करिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और शेयर तो अभी से कर दीजिए। आज स्टार्ट करते हैं। सपोज टू वेसल्स विथ फिल्ड वाटर फिल्ड, दो वेसल्स हैं जिसमें कि पानी भरा हुआ है ऊपर तक, टू डिफरेंट लेवल्स, और अलग अलग लेवल पर हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। आर कनेक्टेड थ्रू अ पाइप, और दोनों ही पाइप से कनेक्ट हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर लेवल, वाटर ऊंचाई वाले लेवल से फ्लो करा गया है टू द लोअर लेवल, नीचे लेवल तक, until the water levels and hence the water pressure are the same into the two vessel। अब इसमें तब तक पानी को फ्लो करा गया है जब तक कि उसमें वाटर प्रेशर सेम ना आ जाए दोनों वेसल्स में। टू मेक द वाटर फ्लो, अब ये जो वाटर फ्लो है उसे बनाने के लिए कंटिन्यूसली यू नीड टू कनेक्ट अ वाटर पंप। उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा वाटर पंप को, वो भी कंटिन्यू पोजीशन में ही, टू द सेकेंड वेसल विच कॉन्स्टेंटली पंप अप द वाटर टू द फर्स्ट वेसल। और कॉन्स्टेंटली यानी लगातार वो पंप अप करता रहेगा फर्स्ट वेसल में। इन दिस वे द लेवल एंड हेंस द प्रेशर ऑफ वाटर इन द फर्स्ट वेसल इज ऑलवेज हायर देन द सेकेंड वेसल, सो द फ्लो ऑफ वाटर रिमेन्स कंटिन्यूस। बच्चों, एक यहाँ पर है, ये पिक्चर है, पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा दूँगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कई बार बुक्स में तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी देते हैं, इंसान कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पर दो वेसल लिए हैं और इन्हें कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, एक हायर लेवल पर है और एक लोअर लेवल पर है। ठीक है, ये दे रखा है, तो हायर लेवल का पहले भरेगा और लोअर लेवल का बाद में भरेगा। यही चीज़ है जिसमें कि वाटर पंप, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, तो वाटर पंप फ्लो कंटिन्यू करेगा, चालू रहेगा, तभी ये काम भी हो पाएगा। ठीक, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। आजकल बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, तो आपके भी घर, कई बच्चों के घर ऐसे होंगे जिनमें एक दो फ्लोर्स बने हुए होते हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कोई थर्ड फ्लोर पे रहता है, कोई सेकंड पे रहता है, या कोई कोई तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो जिसमें कि फ्लोर्स ऊपर होते हैं जितना ऊंचा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो लोअर ग्राउंड लेवल होगा, जो ग्राउंड लेवल पर रह रहा होगा इंसान, उसके घर का वाटर टैंक पहले फुल होगा, जल्दी तेज़ी से। ठीक है, क्योंकि पंप जो चल रहा है, वाटर पंप जो चल रहा है, वो पानी का प्रेशर वहाँ पहले पहुँचाएगा, उसका तेज़ प्रेशर होगा, जिसकी वजह से वो पहले भरेगा। उसके बाद में उसी प्रेशर को वो आगे पहुँचाएगा, तो वो उतना, जितना ज़्यादा नीचे का रहेगा वो जल्दी भरेगा, जितना ऊंचा जाएगा उतना वो लेट भरेगा, उसका प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही है कि यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाटर पंप की बात आ रही है, तो वाटर पंप पूरी तरीके से कंटिन्यू कांस्टेंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। मैं फिर आपको बता देती हूँ, नीचे का जो लेवल होगा वहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा, फर्स्ट फ्लोर पे वो उतना कम होगा, सेकंड पे और ज़्यादा कम होगा, थर्ड पे और कम होगा। भरेंगे वहाँ के भी, जो वाटर टैंक हैं घरों के, वो वहाँ के भी फुल होंगे। लेकिन बात प्रेशर की आ रही है, जिसमें कि कंटिन्यूस वाटर पंप चल रहा है, उसमें प्रेशर सबसे हमेशा लोअर में ही, फर्स्ट वेसल, यानी फर्स्ट वेसल कौन सा हो गया, लोअर वाला हो गया, तो लोअर में ही भरा जाएगा।
वहाँ पे हायर होगा देन द सेकेंड वेसल। इन फिगर 17.7b, अब 17.7b यहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये है, इसे बोला है water flows continuously. Water flows continuously because the pressure difference between the two vessels is maintained by a pump. जो वाटर फ्लो हो रहा है वो लगातार हो रहा है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो है उन दोनों वेसल्स का वो पंप ने बराबर का बना रखा है। पंप तो अपने काम कर रहा है, बात प्रेशर की आ रही है, तो वो प्रेशर पहले वाले में ज़्यादा आएगा। टू मेक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कंटिन्यूसली, अब इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो भी लगातार बन रहा है, तो उसे भी लगातार बनाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, यू नीड अ डिवाइस दैट कैन कॉन्स्टेंटली पंप। अब एक डिवाइस की ज़रूरत है जो कि लगातार, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार पंप कर सके करंट को, इन द सेम वे टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस, जो कि एक प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट कर पाए। इन इलेक्ट्रिसिटी दिस डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में ही इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। दस वी इफ करंट फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब इसी तरह से क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी वायर में, वी से दैट ए इज एट अ हायर पोटेंशियल, हम क्या बोलेंगे, ए हायर पोटेंशियल पर है बी की कंपैरेटिव। क्यों है, क्योंकि करंट फ्लो ए से शुरू हुआ है, तो पहले करंट का जो पोटेंशियल होगा वो ए पे ज़्यादा होगा, फिर वो जब बी तक पहुँचेगा तो वो उतना पोटेंशियल नहीं होगा जितना ए के पास पहुँचा है। तो यही जो डिफरेंस है वो ए एंड बी का हो गया। एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज़ अ डिवाइस दैट कैन मेक करंट मूव कंटिन्यूसली। ये जो एक सेल होता है या फिर बैटरी है, ये एक ऐसा डिवाइस है दैट कैन मेक करंट मूव कंटिन्यूसली इन अ वायर, जो कि वायर में कंटिन्यूस करंट को मूव करने का काम करता है, बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अ सेल हैज़ टू टर्मिनल, एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, वन मार्क्ड पॉजिटिव और अदर मार्क्ड नेगेटिव। द पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है देन द नेगेटिव टर्मिनल। व्हेन दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटल वायर, जब ये टर्मिनल्स को मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक वायर में, जो ए से बी का पीछे एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट में एनर्जी जो होती है उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन लाइट अप इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक करंट लाइट कर सकती है यानी रोशनी दे सकती है इलेक्ट्रिक बल्ब को, या हम कह सकते हैं उसकी वजह से बल्ब ऑन हो सकता है, बल्ब ग्लो हो सकता है या लाइट दे सकता है, एक फैन चल सकता है, एंड प्रोड्यूस हीट टू कीप अस वार्म एंड टू कुक फूड, और हीट दे सकता है, जैसे कि हम हीटर वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमें गर्म रख सके या फिर फूड कुक करने के भी काम आता है, क्योंकि आजकल तो इंडक्शन और कुकिंग फूड, कुकिंग रेंज, माइक्रोवेव, पता नहीं क्या क्या आ गया है। इट कैन बी यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ अदर वेज, और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें भी होने लगी हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कार्स, व्हीकल्स, स्कूटर्स भी आ गए हैं बच्चों, एट होम और इन इंडस्ट्री, चाहे वो घर में हम यूज़ करें चाहे हम इंडस्ट्री में यूज़ करें। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल फॉर्म, इसलिए हम कह सकते हैं, सच यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत वर्सेटाइल फॉर्म की एनर्जी हमारे पास पहुंच चुकी है, मतलब जिसको हम बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ में ले सकते हैं बहुत तरीके से। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं बोल सकते हैं, जैसे मोबाइल के बिना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में, कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ में है। हीटिंग एंड लाइटिंग इफेक्ट।
वेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू अ कंडक्टर से सम ऑफ इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, उनमें से कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वायर गर्म हो जाते हैं या फिर डिवाइस भी गर्म हो जाता है। जैसे कि हम आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, सब बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और मेरी वीडियोस भी देखते हैं, तो कई बार क्या होता है हम चार्जिंग पर लगा देते हैं, फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है या किसी बहुत लंबा टाइम तक भी चलता है मोबाइल या कंप्यूटर, तो वो हीट करने लगता है, हम टच भी करेंगे तो वो गर्म होने लगता है, तो वो हीट एनर्जी भी मिलती है। इसी में हम एक्टिविटी 2 देख लेते हैं, मेक एन। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हीट, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर इतने। अब ये जो फिगर है हम अभी देखते हैं, कीपिंग द स्विच इन द ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में स्विच को रखेंगे, टच द बल्ब टू सी हाउ वार्म इट। अब वो बल्ब को हम टच करके देखेंगे वो कितना गर्म है। बच्चों करके नहीं देखिएगा, क्योंकि जो बल्ब होता है उसको बाद में हम अगर टच करेंगे तो हमारा हाथ बहुत ज़्यादा तेज़ जल भी सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। आजकल तो नए नए बल्ब भी आ गए हैं, बहुत तरीके की चीज़ें भी आ गई हैं, कुछ चीज़ें वो गर्म तो होती हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होती हैं, वो भी होता है। इज़ नाउ प्रेस द स्विच टू द ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑफ रखा तो बल्ब तो ठंडा ही रहेगा, है ना, लेकिन जब ऑन पोजीशन पे है तो बल्ब को टच करेंगे कुछ सेकंड बाद, व्हाट डू यू फाइंड, हैज़ द बल्ब बिकम वार्मर, क्या बल्ब गर्म हुआ, वाई डू यू थिंक द बल्ब बिकम वार्मर, आपको क्यों लगा कि बल्ब गर्म हो गया, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो हुआ और हीट एनर्जी, लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी मिली। लेकिन बहुत ध्यान से ही करिएगा बच्चों, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैं आपके जितनी थी तो उस टाइम पर जो बल्ब्स यूज़ होते थे वो आजकल शायद बहुत कम होने लगे और वो बहुत तेज़ गर्म होते थे, आजकल बल्ब्स इतने गर्म नहीं होते। इसमें 17.6 बोल रहे हैं, 17.6 कहाँ पर है, ये रहा 17.6, तो ये इसमें है, ये पोजीशन दे रखी है बच्चों जो मैंने आपको बताया भी था, ये फर्स्ट पार्ट में मैं पूरी तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ, तो उसे आप देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एक्टिविटी, अब इसमें एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन क्या दे रहे हैं, गेट अ पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। अब नाइक्रोम वायर का पीस लेना है फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, जो कि बिजली के सामान की शॉप पर मिल जाएगा। दिस वायर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये जो इलेक्ट्रिक आयरन्स बनाने के काम में आते हैं इसके वायर्स। सेट अप द सर्किट शोन, अब ये जो सर्किट है उसको जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा उस तरीके से शो करा है, उसको सेटअप करना है। कीपिंग द स्विच इन द ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन में ही स्विच को रखना है। टच द वायर टू सी हाउ वार्म इट इज, अब वो देखना है कि वायर को टच करके कितना वार्म है। नाउ प्रेस द स्विच ऑन पोजीशन, अब ऑन पोजीशन यानी स्विच को ऑन कर देंगे। टच द वायर वेरी लाइटली आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, बहुत हल्के से वायर को टच करेंगे कुछ सेकेंड्स बाद। अब आपको क्या पता चला, अगेन वायर गर्म हो गया। फिर आपको वही ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि ये वायर कैसे गर्म हो गया है ना, तो यही सब चीज़ों के आंसर हमारा एक सिंपल है, क्योंकि हीट करंट फ्लो हुआ और उसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। द टू एक्टिविटी शोज दैट व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ वायर, इन दोनों ही एक्टिविटी से यह पता चला है जब करंट वायर में फ्लो हो रहा है सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। बच्चों ये यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ तक है, और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, द ग्रेटर द रेजिस्टेंस,
ऑफर्ड बाय द वायर टू द फ्लो ऑफ करंट। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, अगेन जो वायर है, अब रेजिस्टेंस का ही मीनिंग मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो वायर है उसके अंदर फ्लो ऑफ करंट यानी करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है वो जितना तेज होगा उसी को रेजिस्टेंस बोला है। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो हीट जनरेट करेगा। दैट इज़ वाई कॉपर वायर्स विच ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस। इसीलिए कॉपर वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो बहुत हल्का होता है और इसी वजह से वो हीट नहीं करता। नहीं तो जो वायर होता है, वायर मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आपके कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उनके जो वायर होते हैं, वायर रबर के या प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और उनके अंदर ही कॉपर के वायर डले हुए होते हैं। अगर वो ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाएंगे, कॉपर के वायर अगर बहुत तेज़ गर्म हो जाएंगे तो क्या उसका रिजल्ट रहेगा, जो बाहर की कवरिंग है वायर की वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक और रबर तो मेल्ट हो ही जाता है। तो इसी वजह से कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास ज़रूर होता है लेकिन बहुत तेज़ स्पीड से नहीं होता। क्लियर। अब यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट, नाइक्रोम एंड टंगस्टन ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब नाइक्रोम और टंगस्टन बहुत तेज़ रेजिस्टेंस उनका होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इसी वजह से वो बहुत तेज़ हीट अप हो जाता है और एकदम से हीट हो जाता है। क्लियर बच्चों। अगेन पहले मैं यहाँ तक मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ यहाँ तक का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर आ रहा है, कुछ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर जाएगा। रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पर कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम है जिसकी वजह से वो हीट भी कम दे रहा है। अगेन रेजिस्टेंस से मतलब आ जाता है जो कंटिन्यू तेज़ फ्लो में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वायर में। जैसे एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, कोई पाइप है, पाइप के अंदर पानी का नल हम खोल देते हैं तो पाइप में कंटिन्यू पानी निकल रहा है तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर पाइप का कहीं से ब्लॉक कर दिया जाए, कहीं से उसको रोक दिया जाए, तो पानी चल रहा है लेकिन वो आगे नहीं निकल पा रहा या बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तो क्या होगा, पाइप के फटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। और एक ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई डोर पे से अगर बच्चे लाइन बनाकर आ रहे हैं तो वो तो ईजिली अंदर आ पा रहे हैं सारे बच्चे, लेकिन अगर कोई बच्चा वहीं रुक गया डोर पर तो पीछे के जो बच्चे आते जा रहे तो वो तो उस आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो वहीं इकट्ठा हो रहे हैं। तो यही चीज़ करंट का है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, करंट अगर कंटिन्यू पास हो रहा है तो वो हीट कम होगा, और अगर जहाँ पे जैसे कि नाइक्रोम और टंगस्टन है वो बहुत तेज़ उनका रेजिस्टेंस होता है, ठीक, तो इसकी वजह से वो हीट उनकी बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाती है। और इसी वजह से जो बल्ब होते हैं, बल्ब में यही यूज़ किया जाता है फिलामेंट में, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ गर्म हो जाते हैं। बिसाइड द मटेरियल द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द वायर। अब इसके अलावा जो मटेरियल होता है, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ वायर ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेंथ एंड थिकनेस। अब ये जो हीट जनरेट हो रही है, ये जो हीट निकल रही है या बन रही है, वो लेंथ के ऊपर, वायर की कितनी लंबाई है और कितनी उसकी थिकनेस है यानी मोटाई है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया बच्चों। अगर मोटा वायर होगा, थिक वायर होगा, तो वो हीट ज़्यादा देर में करेगा, बहुत टाइम लेगा, लेकिन अगर पतला सा वायर होगा तो वो उतनी जल्दी हीट अप हो जाएगा। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड in the large number of domestic and industrial appliances, for example room heater, electric kettle, geyser, toaster, electric iron, hair dryer, oven etc. जो हीटिंग इफेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का, वो ज़्यादातर या तो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस में ही यूज़ होता है। डोमेस्टिक जो हम घरों में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ में आता है, जैसे कि रूम हीटर हो गया,
जो बिजली की केटल होती है जिसमें पानी भी गर्म करते हैं या चाय भी बना देते हैं। गीज़र, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं, हेयर ड्रायर हो गया, अवन हो गया, ये सब है। अगेन इसको भी मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ, जिसमें हमें हीट की ज़रूरत हो रही है उन्हें बोला है। लेकिन अब आगे इसी में आ रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑल्सो इट इज़ अ फिलामेंट दैट गेट्स सो हॉट। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, और इसी की वजह से क्या होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किस वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से निकल रहा है, पास हो रहा है, दैट इट ग्लोज एंड प्रोड्यूस लाइट। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बल्ब है वो ग्लो हुआ और उससे लाइट मिली। दिस इज द लाइटिंग इफेक्ट। ये लाइटिंग इफेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट हो गया है, जहाँ पर हमें लाइट मिल रही है वहाँ पे फिलामेंट्स यूज़ हुआ है तो लाइट मिल गई, लेकिन हीटिंग इफेक्ट में हमें ये सब का यूज़ किया गया, तब जाके ये सब सामान गर्म हुआ है। All these appliances have a heating element. हर अप्लायंस जो हीटिंग एलिमेंट है उनके अंदर या फिलामेंट है, मेड ऑफ अ मटेरियल सच एज निक्रोम और टंगस्टन। जो हमने ऊपर पढ़ा है, सब में जितना भी हीटिंग एलिमेंट या फिलामेंट है वो सब निक्रोम या टंगस्टन के ही बने हुए होते हैं। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, और अलग अलग जो ज़रूरतें होती हैं, वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स and different length and thickness are used depending on the amount of heat required to be generated. अब इसके अलावा जो ज़रूरत है, कैसे, जैसे वायर है, अलग अलग मटेरियल की वायर अलग अलग होती है और उनकी लेंथ और थिकनेस भी अलग होती है, जैसे वो डिपेंड करते हैं कि कितनी उनको अमाउंट हीट की चाहिए। अगर कोई भी वायर होता है, जैसे मोबाइल का चार्जर ही होता है, मोबाइल का चार्जर प्रेस के वायर से कम थिक होता है। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप अभी के अभी देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जो जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं उसकी वायर कंपैरेटिव टू मोबाइल चार्जर उससे थिक होता है, वो थिक रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम तभी तो प्रेस कर पाएंगे, लेकिन हमें मोबाइल चार्जर में हीट की ज़रूरत नहीं होती, तो उसका वायर पतला होता है या थिक कम होता है और उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बच्चों, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसी वाले एग्जाम्पल को कि किस चीज़ की वायर ज़्यादा थिक और लेंथ में लंबी होती है और किसकी कम होती है। द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ये हर जगह लगा हुआ होता है, घर में, फैक्ट्री में, बाहर, शॉप्स, हर जगह इसका यूज़ होता है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये जो ये किस पर बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट, करंट की हीटिंग इफेक्ट पे बेस होता है। अब ये इसी के बारे में डिटेल है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज ऑल्सो यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का वो इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज आता है। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। ये इलेक्ट्रिक करंट जो फ्यूज होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस है टू प्रिवेंट डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ एनी वेरी हाई करंट सडनली पास थ्रू इट। ये सेफ्टी डिवाइस क्यों हो गया बच्चों, कई बार ऐसा होता है जब बहुत तेज़ हाई करंट पास हो जाता है, ठीक, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सामान तो ख़राब होता ही होता है, लेकिन कई बार फायर भी कैच कर ली जाती है। जो सामान होता है उसमें कई बार वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जैसे कई बार घर में कुछ बच्चों ने देखा भी होगा कि मिक्सी है या वॉशिंग मशीन है या किसी भी चीज़ का है, बहुत सारी चीज़ें होती है, कई बार उसमें स्पार्किंग भी हो जाती है। हालांकि अब बहुत बहुत कम देखने के लिए मिलती है ये सब चीज़ें, क्योंकि घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे हुए होते हैं।
जब भी कभी ऐसा कुछ चांस रहता है ये फ़ौरन बंद कर देती है पूरी सप्लाई को। Such a situation can occur when, for example, the positive and negative wire in an electric current circuit at home or anywhere else come directly into contact with each other. ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के वो ज्वाइन हो जाते हैं एट होम, चाहे वो घर के हो या कहीं और के हो। कहीं और के तो मार्केट भी हो सकता है, मार्केट में जो शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज है, स्कूल कॉलेज कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर सीधे कांटेक्ट में आ जाती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उसमें हाई करंट निकल जाता है, पास हो जाता है। क्लियर? बहुत सी जगह पर देखा होगा, सुना होगा, पेपर में भी आ जाता है कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई है या कहीं ऐसा हो गया कोई इंसिडेंस कि वहाँ आग लग गई, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट, उसमें रीज़न कई बार वो भी सुना होगा कि क्या रीज़न हुआ, शॉर्ट सर्किट का हुआ। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, वो यही चीज़ है, इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। एंड रिजल्ट इन वेरी हाई करंट टू फ्लो थ्रू द वायर। और अगर जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जब डायरेक्ट वे में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और इसकी वजह क्या होती है कि बहुत तेज़ करंट, हैवी करंट उसमें से फायर में से पास हो गया। द वायर्स कैन गेट ओवर हीटेड। अब वायर क्या होता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है और वो कई बार पिघल भी जाता है या कई बार उसमें आग लग जाती है, चिंगारी लग जाती है। मैनी फायर एक्सीडेंट्स अकर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया वही चीज़ है, कई तरीके के कई बार फायर एक्सीडेंट्स भी शॉर्ट सर्किट का ही कारण होते हैं। अब इसमें बच्चों फ्यूज़ ये है, कभी भी आप अपने घर में फ्यूज़ को टच नहीं करेंगे, खोलकर नहीं देखेंगे, और जब भी कभी देखेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आई है और इलेक्ट्रिशियन आया है, फ्यूज़ उसने निकाला, तब आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये स्ट्रिक्टली आपको बोला जाता है कि इसको हाथ नहीं लगाना, बट ये ऐसा दिखाई देता है। जहाँ मीटर लगा हुआ होता है, मीटर की रीडिंग होती है, वहाँ पर ये लगा हुआ होता है और इसका सिंबल ये होता है। अब इट्स फैक्ट भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन द मिनिमम करंट दैट विल मेक देम ब्लो ऑफ। अब जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं जिसमें कि वो कम से कम करंट का ही उसका बेस रहता है, दैट विल मेक देम ब्लो ऑफ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ फ्यूज़ ऑफ द करेक्ट स्पेसिफिकेशन, और ये बहुत ज़रूरी है कि सही जगह पर उसको यूज़ किया जाए, लगाया जाए। इट इज़ एडवाइजेबल टू ओनली यूज़ फ्यूजेस एंड MCBs दैट कैरी द ISI मार्क। और ये भी एडवाइजेबल होता है जो फ्यूज़ या MCBs के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये ISI मार्क के ही होने चाहिए। ठीक है, अगर लोकल होते हैं ये इधर उधर से लगा लिए जाते तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये ISI मार्क के ही होने चाहिए। अ फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय। जो फ्यूज़ वायर होता है वो एलॉय का बना हुआ होता है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है मेटल का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में ही पढ़ा है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट, जो बहुत बहुत कम उसको टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो मेल्ट हो सके, तो वो उसी का बना हुआ होता है, तो आसानी से वो मेल्ट नहीं होता। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाई करंट, जो हीट प्रोड्यूस हुई है बहुत तेज़ करंट से, क्विकली मेल्ट्स द फ्यूज़ वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट, उसमें वो तेज़ी से फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगेन सर्किट ब्रेक से मतलब आ जाता है जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बच्चों, जिसमें कि सर्किट ब्रेक का मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये सर्किट ब्रेक का हो गया, अगर ये तो हमारा स्विच वाला है, बट ये मैं आपको एग्जांपल में ही बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर ये सर्किट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ करंट आगे पास नहीं होता, तो वो वही चीज़ उसमें फ्यूज़ में हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, थस द
करंट फ्लो स्टॉप, और करंट स्टॉप हो जाता है फ्लो होना, एंड डैमेज इज अवॉइडेड, और जो डैमेज है, किसी भी तरीके का डैमेज है, वो उससे बचा जा सकता है। वो इसका मेन जो रीज़न लगाने का होता है वो यही होता है। Thus, a fuse wire prevents damage. अब हम कह सकते हैं कि फ्यूज वायर डैमेज को बचाता है। ड्यू टू सडन हैवी करंट, सडन हैवी, अचानक से जो हैवी करंट पास हुआ है, विच में अराइज ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द हाउस वायरिंग, और वो भी किस वजह से, कई बार हाउस वायरिंग या फिर किसी भी अप्लायंस में डिफेक्ट, किसी भी थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट हुआ तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ 2-3 चीज़ें चला दी एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट से मतलब हो जाता है एक ही सर्किट में। तो जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उसमें कई सारे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, जैसे दिवाली पर भी अक्सर करते हैं, या कभी क्रिसमस होता है लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो कई सारे वायर एक ही जगह पर लगा देते हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। एवरी सर्किट इन अ हाउस मस्ट हैव अ फ्यूज़। हर सर्किट जो भी हाउस में लगा है उसमें फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फिगर में आपको मैं बता चुकी हूँ। फ्यूज़ इस तरीके का दिखता है, ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये हर जगह अब लगाया ही जाता है। Shows some common type of fuses in use. The symbol for the fuse is also shown. इसमें फ्यूज़ का जो सिंबल होता है वो भी शो किया गया है, वो ये रहा। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अ डिवाइस कॉल्ड अ मिनिएचर, और जो एक डिवाइस है अब उसे क्या बोल रहे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये फुल फॉर्म है, और एमसीबी ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। आप अपने घर में अपने फादर से, अपने घर में जो बड़े हैं, मदर हैं, उनसे आप पूछेंगे तब एमसीबी का बारे में वो आपको बता पाएंगे कि हाँ एमसीबी लगा हुआ है या नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। इज कॉमनली यूज्ड इंस्टेड और इन एडिशन टू फ्यूज़। कई बार ये फ्यूज़ के साथ भी लगा हुआ होता है, और कई बार फ्यूज़ की जगह पर भी ये लगा हुआ होता है। तो आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में क्या लगा हुआ है, फ्यूज़ या फिर एमसीबी या फिर दोनों। इट इज़ अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्टॉप, ये एक तरीके का स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली अपने आप स्टॉप हो जाता है द करंट इन द सर्किट इफ द सर्किट इन इट एक्सीड द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट। अगर जब मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर जाए, एक लिमिट होती है करंट पास होने की, अगर वो ज़्यादा क्रॉस कर गया उसने, तो उसमें ये चांसेस रहते हैं शॉर्ट सर्किट के। तो उससे बचने के लिए वो पहले से ही वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, यानी उसका स्विच कई बार वो इस तरीके से बना हुआ होता है बच्चों कि वो नीचे गिर जाता है। तो हम क्या मोस्टली यूज़ करते हैं वर्ड कि एमसीबी ट्रिप हो गई है। क्या होता है, एमसीबी ट्रिप हो गई है। तो एमसीबी ट्रिप होने का मतलब एमसीबी गिर गई है। हिंदी में गिर गई बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रिप बोलते हैं। अक्सर ये घरों में शायद आपने सुना होगा। अब इसमें क्वेश्चन सावधानी क्या है, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द फ्यूज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन योर ओन। जो मैंने अभी आपको पीछे ऊपर बोला था कि कभी भी इसे टच करने की आप कभी कोशिश नहीं कीजिएगा, वही यहाँ आपकी बुक में भी दे रखा है कि कभी भी इन्वेस्टिगेट, खोजबीन करने की कभी भी कोशिश नहीं करना फ्यूज़ को, जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई में अपने आप से वहाँ उसमें कनेक्ट है, और अपने आप से आप बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट हम लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वी कैन परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी। अब मैग्नेटिक इफेक्ट को देखने के लिए हम एक सिंपल एक्टिविटी को भी देख लेते हैं पहले। कीप अ कंपास नीडल ऑन अ टेबल। कंपास नीडल यानी सिंपल कंपास को आप टेबल पर रखिए। एज यू आर अवेयर इट विल पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये तो हमें पता ही है, ये हम बहुत पहले से बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी साइंस में कि वो कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। ले अ कॉपर वायर बिनेथ इट। अब कॉपर वायर को उसके नीचे लगा देंगे
रख देंगे। कनेक्ट द टू एंड ऑफ द वायर, अब दोनों साइड के जो एंड पॉइंट होते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का, ये जैसे है इसको बोला है बच्चों, दो एंड पॉइंट वायर के जो है टू अ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट करेंगे थ्रू अ स्विच। जैसे कि अभी आगे मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ। व्हाट डू यू नोटिस, अब आप क्या नोटिस करेंगे, व्हेन यू पुट द स्विच ऑन, जब आप उसका स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा, डज द निडल गेट डिफ्लेक्टेड, क्या निडल डिफ्लेक्ट होगी, और जब आप करंट स्विच ऑफ करेंगे तब क्या होगा, इसी के बारे में देखना है। डिफ्लेक्टेड का मतलब बच्चों मूवमेंट से होता है, क्या वो मूव करेगी। अब अभी पिक्चर के थ्रू मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यू विल नोटिस दैट द निडल डिफ्लेक्ट्स व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, करंट पास होगा तो निडल भी डिफ्लेक्ट होगी, यानी वो मूव करेगी। एंड से स्टेज इन दैट पोजिशन एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द वायर, और वो तब तक उसी पोजीशन में रहेगी जब तक उसके अंदर से या वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ कर देंगे द निडल कम बैक, तो निडल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, वहाँ पर वो वापस आ जाएगी। अब हम इसी पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये सेल हो गया है, ये स्विच हो गया है, यहाँ पर एक साइड यहाँ से निकाला है, एक दो एंड पॉइंट यहाँ पर इससे निकल गए हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जब इसमें से होकर करंट पास होगा तब का है, और जब यहाँ पर स्विच ऑफ में आ रहा है तो निडल ऐसे ही रहेगी, लेकिन जब करंट पास होगा यानी स्विच ऑन हो रहा है तो करंट जब पास होगा इसके में से, तो ये निडल ऐसे से थी और ऐसे मूव कर जाएगी, यानी वो थोड़ा सा हिलेगी, या जितना भी हिलेगी मूवमेंट उसमें आएगी। दैट्स इट, यही है इस एक्टिविटी में बताना चाह रहे हैं। इन एक्टिविटी 4, इफ यू रिवर्स द डायरेक्शन, अब इसमें यही बोल रहे हैं जो एक्टिविटी 4 करी थी हमने, अगर इसमें हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ करंट बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक सेल कनेक्शन, जो इलेक्ट्रिक सेल के कनेक्शन हमने करे थे, तो मैग्नेटिक निडल विल गेट डिफ्लेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर हम डायरेक्शन इसका चेंज कर देते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं जिसमें स्विच ऑन है, तो पहले तो वो इस पोजीशन में थी, अब ये इस पोजीशन में है, लेकिन अब हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, यहाँ कर दिया या वायर की डायरेक्शन चेंज कर दी, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसकी डिफ्लेक्शन जो होगा वो उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब डिफ्लेक्ट तो करेगी ही ये है। इफ यू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग इन द वायर, अब तक तो हमने ये देख लिया कि उसमें वो डिफ्लेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन अगर हम करंट को बढ़ा दें, उसका फ्लो ऑफ करंट हम बढ़ा दें, तब क्या होगा, बाय कनेक्टिंग टू सेल, अब वो भी करंट कैसे बढ़ेगा, अभी हमने एक ही सेल का यूज़ करा, अब हम दो सेल लगा देंगे तो उसमें करंट और तेज़ हो जाएगा फ्लो। इंस्टेड ऑफ वन इन द सर्किट यू विल फाइंड दैट द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इंक्रीज, अब उसमें हमें क्या पता चलेगा, जो एंगल है डिफ्लेक्शन का वो और तेज़ हो गया है। वी नो दैट अ कंपास निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड, अब हमें इससे पता चला कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो सकता है ओनली बाय अ मैग्नेट। Therefore, the experiment shows that a current carrying wire, अब एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है जो करंट वायर के अंदर आ रहा है एक्ट एज अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह से ही काम कर रहा है। क्लियर हो गया है ना बच्चों? अब आगे लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज फर्स्ट परफॉर्म, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा है ये सबसे पहले रॉबर्ट ऑर्स्टेड ने करा था। बच्चों ये ऑर्स्टेड डाल रखा है बट ये रॉबर्ट ऑर्स्टेड है, जो कि 1820 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था टू शो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसी में मैग्नेटिक फील्ड, जितना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जितना बड़ा एरिया मैग्नेट का उस
जो इफेक्ट रहेगा, जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जितने बड़े एरिया में वो करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो डिपेंड करती है करंट की कितनी स्ट्रेंथ है, करंट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करती है। हाउएवर द करंट कैरिंग वायर, जो करंट कैरिंग वायर है इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट एन आयरन नील और स्मॉल पेपर क्लिप्स। वो जो करंट कैरिंग वायर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि एक मैग्नेट होगा, जो कि एक आयरन नील यानी जो दीवार में कील लगाते हैं उसे बोलते हैं, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर पेपर क्लिप्स को कर सकता है, या इसके अलावा जितनी भी छोटी सी सेफ्टी पिन्स हो गई हैं या बहुत सारी छोटे छोटे से होते हैं कील, जैसे पेच हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जित वो उतना करंट वायर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों यहाँ हमारा ये चैप्टर का सेकंड पार्ट फिनिश हो रहा है। मैं यहीं पर अभी ओवर कर रही हूँ सेकंड पार्ट को, क्योंकि अभी एक पार्ट में और मैं बनाऊँगी। चैप्टर लेंथी है तो इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिससे कि बच्चों को समझने में करने में भी ईजी रहे, क्योंकि इतना लेंथी चैप्टर वन टाइम में करना अपने आप में बहुत बोरिंग कर देता है। तो अब यहाँ पर मैं ओवर कर रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, और शेयर तो बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप और मैं मिलकर और बच्चों की भी हेल्प कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।